तो दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे वर्ग 3 के बारे में। अब कुछ तैयारी कर लेंगे और दोस्तों अब हम रिवीजन करेंगे। अब हमारी वर्ग 3 को अगर आप देखोगे तो वर्ग 3 को करीबन 1 वर्ष से टाइम हो गया, लगभग 1 वर्ष का। और ये इनफ टाइम था किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए। अब हम दोस्तों थ्योरिकल नहीं पढ़ेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएँगे और ऑब्जेक्टिव बाल विकास के हम करीबन 5000 ऑब्जेक्टिव लगाएँगे, ओके? तो आप देखिए पूरे 5000 ऑब्जेक्टिव में अलग-अलग रिसोर्सेज़ से आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। वीडियो कंप्लीट होने के 5 से 10 मिनट बाद ये पीडीएफ आपको लिंक में देखने को मिल जाएगी, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अब अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमारा जो 5-6 हज़ार का जो टारगेट है, ओके? तो ये कंप्लीट नहीं होगा और अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी। हमें अब सिर्फ करना है प्रैक्टिस। चलिए पहला क्वेश्चन है चरित्र का विकास होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो है, पहला ऑप्शन है इच्छा शक्ति के द्वारा, ओके? दूसरा है बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, तीसरा है नैतिकता के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो चरित्र का निर्माण ऐसे क्वेश्चन में उपरोक्त सभी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उपरोक्त सभी, क्योंकि आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि चरित्र का निर्माण इच्छा शक्ति से भी होता है, ओके? सही बात है। बर्ताव और आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होगा, आपके आप में नैतिकता का गुण भी होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। तो इसका हम एक्सप्लेन थोड़ा देख लेते हैं कि चरित्र का विकास मानव की इच्छा शक्ति, व्यवहार और नैतिकता के द्वारा आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, कौन कौन से क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है? ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपने मानव बाल विकास के बारे में पढ़ा होगा। बाल विकास का चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा थ्योरी, तो आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते हो, ओके? तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शारीरिक क्षेत्र, दूसरा है संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा है संवेगात्मक और सामाजिक। बी में अगर देखेंगे तो संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, ओके, और सामाजिक मनोविज्ञान, ओके। अगला हम देखेंगे दोस्तों मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और चौथा पर यहाँ पर ऑप्शन है शारीरिक, ओके। शारीरिक के बाद आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करते जाइए दोस्तों क्योंकि वीडियो लाइव चल रहा है, तो कमेंट करते रहिए, ओके। तो आपको बताना है मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है, किस किस में विभाजित कर सकते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, मानव विकास को हम शारीरिक विकास पढ़ते हैं, आपको पता होगा ना। हम संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ते हैं, हम जब बाल विकास पढ़ते हैं तो उसका हम संवेगात्मक विकास भी पढ़ते हैं, और हम बच्चों का सामाजिक विकास भी पढ़ते हैं। तो इसका हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही आएगा, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया? तो ये दोस्तों आपको पता होगा ना, अपना मनोवैज्ञानिक का स्टार्टिंग से ही इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा होगा कि प्रारंभ में जो शुरुआत से हुआ था तो वो आत्मा के विज्ञान से हुआ था। किसके? आत्मा के विज्ञान से। तो ये किस शास्त्र में था? तो आपको पता होना चाहिए दर्शन शास्त्र में। कहाँ पर था ये? दर्शन शास्त्र में। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें डिटेल। तो इसमें डिटेल ये है दोस्तों कि दर्शन शास्त्र ज्ञान का वह क्षेत्र है जो सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों का विवरण करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है, अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से होता है। ध्यान रखना, दर्शन शास्त्र का संबंध किससे होता है? आत्मा से होता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के आत्मा का अध्ययन किया जाता है। बाद में ये चेंज हो गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये चेंज होते गया। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, आपको ये बताना। अब यहाँ पर कब से किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, किशोरावस्था में, जीवन पर्यंत, जन्म से, गर्भकाल से। तो जन्म से विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जन्म से। कब से? जन्म से किया जाता है, ओके। अगर इसमें थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं तो इसमें डिटेल ये है कि विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका अध्ययन जन्म से प्रौढ़ावस्था तक किया जाता है। मनुष्य जीवन चरणबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। कैसे? शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ओके। और जन्म से शुरू हो जाता है। तो इसमें है विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो व्यक्ति का विकास कब से शुरू हो जाता है? सिंपल सी बात है, जन्म से शुरू हो जाता है और जन्म से उसका व्यवहार भी बदलते रहता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि अध्यापक को कक्षा में क्या करना चाहिए, आप अगर अध्यापक हो तो आपको क्या करना चाहिए, कक्षा में क्या करना चाहिए, कक्षा के बाहर क्या करना चाहिए। ऐसे अध्यापक से जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अध्यापक और विद्यार्थी से ये क्वेश्चन आपको इनकी समझ बना लेनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो ये आपके अवबोध पे रहेगा, आप किस तरह से एक टीचर के रूप में बच्चे को पढ़ाओगे। ये उस टाइप से क्वेश्चन है कि आपको खुद को समझ के करना पड़ेगा और सही टिक करना पड़ेगा। इसमें जो ऑप्शन है, तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए, हम क्यों करते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं। आपको पता होना चाहिए डीएड बीएड क्यों अनिवार्य है शिक्षक के लिए, क्यों उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा अध्ययन बताया जाता है ना। तो क्यों, वो अभी बताना आपको। ठीक है, अगर आपने डीएड बीएड की होगी तो आपको 100% पता होना चाहिए। तो ये इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। डी है, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो देखिए, हम डीएड में हम पढ़ते हैं शिक्षण को किस तरह से हम अच्छे कारगर बना सकते हैं। ठीक है, शिक्षण में किस तरह सुधार कर सकते हैं, बच्चों को समझना। तो इसका जो ऑप्शन सी आएगा कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली हम बना सकते हैं। तो ये आप सी वाला टिक लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिए कहाँ पूछा गया था, बीटेड में। मैं आपको जितने भी एग्जाम से उतने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ जहाँ जितने भी रिसोर्सेज हैं, मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो इसके हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से होता है। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं को अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और इस फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है। बाल विकास में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक अवबोधात्मक, जहाँ पर आपको सोच समझ कर क्वेश्चन टिक करना पड़ेगा, आपकी समझ के ऊपर, आप एक शिक्षक को क्या क्या समझते हो। और एक होते हैं फैक्ट के ऊपर, जो सिंपल फैक्ट होते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, किस सन में दिया, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फैक्ट है, कि इसमें फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं बता दूं, अल्फ्रेड बिने, इसका जो सही ऑप्शन आएगा अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, इसके हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि अल्फ्रेड बिने मनोवैज्ञानिक ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया। ध्यान रखना कहाँ पर, लंदन में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर आप ध्यान रखना किसने, अल्फ्रेड बिने ने, और सन भी ध्यान रखना 1882 में। कब, 1882 में। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्ट है, फैक्ट तो आपको दोस्तों ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप जितना पढ़ोगे फैक्ट आपको उतने ही याद रहेंगे। चलिए आप कमेंट करते रहे दोस्तों, कमेंट में आपके देखा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ये भी फैक्ट है। ठीक है, आपने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसको भी बता सकते हो। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि, तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला है राइस एवं कार्नमैन, दूसरा है वुड ने, तीसरा है कॉलिंस और ड्रेवन ने, चौथा है विलहेल्म वुंट ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों डी। ओके, इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, विलहेल्म वुंट ने। तो इसके में देख लेते हैं आप। ठीक है, ये मैंने हाईलाइटेड किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं, आपको टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, आप अभी आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो विलहेल्म वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विलहेल्म वुंट ने 1861 में मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया। ठीक है, इसलिए उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। एक ये पॉइंट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता विलहेल्म वुंट ने, और 1861 में ठीक है प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखना। और ये कहाँ से थे, जर्मनी के थे। ये दोस्तों बहुत बार ये देश के नाम भी पूछ ले गए थे कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप थोड़ा देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 शायद यहाँ पर दोस्तों प्रिंट नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, इमेज शायद ऐड नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए मिस्टेक हो जाती है, मानो से गलतियाँ होती है छोटी मोटी, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम ये देख लेते हैं उसका जो क्वेश्चन था, प्रश्न इस प्रकार से था कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही
इजी क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान में हम शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसको रखते हैं, मुख्य स्थान पर। सिंपल सी बात है दोस्तों, बालक को ही रखेंगे। बालक के लिए ही बाल मनोविज्ञान बना है और बालक के लिए हम पूरी शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं। ठीक है, एक शिक्षक किसके लिए सब कुछ मेहनत करता है, बालक के लिए ही करता है। ठीक है, ओके। तो ये देख सकते हो आप कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का प्रमुख स्थान होता है। वर्तमान समय में बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक की रुचि के अनुसार निर्धारित की जाती है। किसके, बालक की रुचि के अनुसार। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्तमान समय में बालकों को शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न बना है, किस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा होती है। आजकल की जो शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। दूसरी बात, ठीक है, जो शिक्षण पद्धति कैसे का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है, तो बालक की रुचि के अनुसार किया जाता है। ठीक है, ताकि बालक को बोरियत ना लगे, उबाऊ ना लगे। ओके, इस तरह से ये चीज़ें हम प्रश्न कहीं से बन जाते हैं। ओके, घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे कहीं से भी आपको प्रश्न उठा के आपको बना देगा। बस आपको आपकी समझ अच्छी रखनी होगी। बाल विकास में बस आपको अपनी समझ ही अच्छी रखनी है दोस्तों। यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट। ठीक है, हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। आप क्या, हम खुद भी, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इन चीज़ों में। चलिए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन 9 है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। देखिए अभी जो मैंने बताया था ना अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन का, उसको इन्होंने घुमा के पूछ लिया। तो इसमें इन्होंने लिख दिया कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी सब कुछ बता दिया, बालक ही होगा। ठीक है, बालक ही होगा। तो वही बात है, बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही बालक में होने वाले शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तब आपको आपने बाल मनोविज्ञान पढ़ी होगी, तो आपको अब डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपने अपने थ्योरी पढ़ ली है, अच्छे से समझ लिए, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, देखिए इसमें है कौन सा क्वेश्चन सर्वोत्तम है, आपको बताना, क्या सर्वोत्तम बताना है ना। तो इसमें जब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ओके, बी ऑप्शन है कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। अब हम इसको एक विधि से करेंगे, इलिमिनेटेड विधि से। ठीक है, हम ऑप्शन को हटाएंगे। देखिए कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये गलत बात है, कुछ बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, ये भी विशिष्ट नहीं है ना। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं, कुछ नहीं होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है दोस्तों। प्रत्येक बच्चा अपने आप में एक विशिष्ट विशेषताएं रखता है। ओके, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में कमजोर है तो दूसरे क्षेत्र में भी कमजोर होगा, उसकी एक अपनी विशिष्टता होगी। ओके, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है अपने आप में, तो इसका जो ए आएगा वो सही आएगा। ओके, इसका हम थोड़ा देख लेते हैं, कभी एक्सप्लेन। हाँ है, चलिए। तो इसमें क्या है, दिखाया गया है, बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें विशिष्ट योग्यता क्षमता होती है। मैं जैसे आपको बताया ना, हर किसी की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षा बच्चों की रुचि एवं विशिष्टता के अनुसार होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो आप नोट ही कर लीजिए कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बच्चों की रुचि और विशिष्टता के आधार पर। अभी मैंने इसके पहले भी ये पॉइंट डिस्कस आपसे किया था। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया था, सीटेट क्वेश्चन तो आप रट लीजिए। ठीक है, मानव विकास के बारे में पढ़ोगा, मानव विकास क्या है तो आपको पता होना चाहिए। मानव विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो इसका आएगा ए और बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चलो इसका थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं, क्वेश्चन अब आएगा इसके बाद आएगा ना। डिटेल ये है दोस्तों इसमें कि मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना। मात्रात्मक में क्या होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट बन रहा है। मात्रात्मक में किसका कौन कौन से आधार आते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं आपकी लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार में आदि वृद्धि। ठीक है, मतलब कोशिकीय वृद्धि वो मात्रात्मक में आता है। और गुणात्मक में हम अगर देखेंगे तो आपकी जो गुण है, योग्यता है, क्षमता है, अभिव्यक्ति है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, रुचि, चिंतन आदि। ओके, इसको सिंपल सी बात भी अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो मात्रात्मक आपका हार्डवेयर है और ये आपका जो गुणात्मक है ये आपका सॉफ्टवेयर है। इस चीज़ को समझिए। अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल चलाते हो, कंप्यूटर चलाते होगे ना, तो मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जो मात्रात्मक है वो किसका विकास है, हार्डवेयर। ठीक है, और गुणात्मक सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते, योग्यता को हम छू नहीं सकते, क्षमता को, बुद्धि को, व्यक्तित्व को, रुचि को, चिंतन को। ठीक है, इनको हमसे महसूस करते हैं, समझते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है, यह है कि
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनोविज्ञान की एक सीमा है? आप मनोविज्ञान की आपको सीमा बताना पड़ेगा। और बहुत क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर है पहला है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ओके, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तित्व भिन्नताओं के शिक्षा। ठीक है, तो दोस्तों ये बाल विकास की सॉरी शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा कहाँ क्या है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। ठीक है, ये इसकी एक सीमा है। ओके, और इसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो कक्षा की समस्या का समाधान होता है और ये बाल केंद्रित होती है, ये तो आएगा नहीं, ये सीमा में नहीं आएगा। ठीक है, और बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। सिर्फ व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या का ये इसकी एक सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? प्रारंभ में हमने पहला क्वेश्चन ही देखा था, वो था दर्शन शास्त्र का था, आत्मा का विज्ञान था। ठीक है, तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको थ्योरी भी आपकी कवर हो रही है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने उनकी डिटेल भी यहाँ पर ऐड की है ताकि थ्योरी भी साथ में आपकी कवर हो जाए। तो मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा कहा गया है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर लिखा है, साइक और लोगस। ठीक है, तो साइक का अर्थ है कि आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। ठीक है, और इसके जन्मदाता अरस्तु थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यह क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, हमको ये देखना पड़ेगा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ओके, तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया? बाल मनोविज्ञान का, ध्यान रखना है ना। चलिए, केवल शेषावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल बाल्यावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन करना, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। बहुत ईजी है, आपने बाल मनोविज्ञान पढ़ा होगा दोस्तों, और उसमें आपको पता होगा आपका बच्चे के गर्भावस्था से लेकर बच्चे की किशोरावस्था या परिपक्वता की अवस्था तक जो अध्ययन किया जाता है, ओके, उसको हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत लाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा ना, ये परिभाषा ही है। चलिए, कहाँ से? गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक या किशोरावस्था तक। तो ये इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसमें आप देख सकते हो कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। ओके, ठीक उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंदर बालक के व्यवहार के परिवर्तन का विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिविटी लाई जाती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान, वही बात है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में क्यों लाया गया है? सबसे फायदा उसका ये हुआ दोस्तों कि इसने जो शिक्षक प्रणाली थी उसको बाल केंद्रित कर दिया। ठीक है, ठीक है, कैसे कर दिया? बाल केंद्रित, और यही एक बेस्ट शिक्षण व्यवस्था है। चलिए, बाल केंद्रित हो तो आप तो ठीक लगा ही दो, वो मतलब 98% क्वेश्चन बाल केंद्रित सही जाता है। चलिए, ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपके पास कभी कोई ऑप्शन ना बचा हो तो, है ना। अगर आपको आंसर आता है तो आप जरूर टिक कीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, बाल मनोविज्ञानी की कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जिसको आप सोलो कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था ना कि आत्मा से शुरुआत हुई थी, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। तो देखिए, मनोविज्ञान की शुरुआत आत्मा से हुई थी, फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर बताया गया कि मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया गया, मन के बाद इसको भी रिजेक्ट किया गया कि नहीं, ये वैज्ञानिक नहीं है। फिर उसके बाद चेतना का अध्ययन किया गया मनोविज्ञान में, चेतना के ऊपर अध्ययन हुआ, इसको भी बताया गया कि नहीं, ये भी वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, फिर हुआ अब व्यवहार को, तब ये व्यवहार अभी भी चल रहा है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए, तो ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिए कथन का। ठीक है, ये कथन किसने कहा? तो दोस्तों ये कथन कहा था वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया और फिर इसके मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ओके, तो दोस्तों एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं,
सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो अंतर्दर्शन, ठीक है। इसमें बच्चे के इतिहास को जाना जाता है। अगर बच्चे का इतिहास आपको पता है, उसके परिवार का इतिहास पता है, उसका खुद का इतिहास पता है, तब बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में समस्या कहाँ पर आ रही है, ओके, क्योंकि समस्या क्यों आ रही है वो उसके इतिहास से ही पता चलेगी। तो ये अंतर्दर्शन विधि कहते हैं इसको। इसको आप देख लीजिए थोड़ा, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने बता दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि होती है, जिसके द्वारा विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है बाल विकास में अब यहाँ पर जो आंसर आपको देना है, ठीक है। प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन। तो यहाँ पर दोस्तों आप डी मत लगा देना, क्योंकि बाल विकास में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिन पर डी सही होता है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ बाल विकास और बाल विकास में हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, तो आपका सी सही आएगा, ठीक है। तो बाल विकास का व्यापक अर्थ है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, और इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है, ओके। चले अगले हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम स्पीड से इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें कम टाइम में 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन को सोल्व करना है, और अगर मैं धीरे धीरे आपको ये एक्सप्लेन करूँगा तो ये फिर चीज़ें नहीं हो पाएगी। और आप देखिए एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं बचा है, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। आप थ्योरी की एक बुक ले लीजिए, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिक्वाल ले लीजिए, उसको पढ़ दीजिए, ओके। तो मैंने बुक्स पर वीडियो बनाया है, आप बुक्स पर वीडियो देख लीजिए, चलिए। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हम देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, वापस वही क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन बार बार वही रिपीटेड होते जा रहे हैं। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। तो बाल विकास में हम सबका अध्ययन करते हैं, तो इसका उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहा जाता है, तथा इसके अंतर्गत बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक की व्यक्तित्व भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको यह बहुत क्वेश्चन है, आपको समझना होगा, एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्वेश्चन को ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान लिखा है, ठीक है। अब उसकी दृष्टि से हम देखेंगे, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले बात बताऊँ, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बिल्कुल गलत है, कष्ट नहीं होता है। बच्चों को अगर शिक्षण विधि अच्छी होती है तो बच्चों को आनंद आता है। विद्यालय में आने से पहले बच्चों में कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, गलत है, पूर्ण ज्ञान होता है, वो अपने परिवार में ही बहुत कुछ चीज़ें सीख जाता है दोस्तों, ठीक है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये सही है, ठीक है। ये इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ए ऑप्शन में क्या लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे यथार्थ वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। गलत बात है, हम जो पढ़ाते हैं जरूरी नहीं कि वही सीखेगा, वो बहुत सारी चीज़ें अवलोकन से, मन से भी सीखता है, अपने वातावरण को देखकर भी सीखता है, अपने परिवार में भी देख कर सीखता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही आएगा। चलिए जीन पियाजे के अनुसार इसमें एक बात बता दी गई है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। सृजनात्मकता स्वस्फूर्ति होती है, क्या होती है, स्वस्फूर्ति होती है, जिसकी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से करता है, ओके। ये जो क्वेश्चन था अच्छा था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, बाल विकास की अगर आप जब भी एग्जाम में बैठोगे और इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, ओके। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की बात की जा रही है, इनके अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कौन सा इसका, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा इसमें से कौन सा आएगा। तो देखिए बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, इनके क्षेत्र अलग अलग है। क्या है, क्षेत्र अलग अलग है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास एक छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है, और बाल मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, आपको खुद पता होगा। ये एक चैप्टर है, हम इस तरह समझ सकते हैं, और ये एक सब्जेक्ट है पूरा, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए बाल विकास
बच्चे की उम्र के बढ़ने के साथ साथ बालक को शारीरिक व्यवहार में रुचि तथा लक्ष्य में भी परिवर्तन होता है। बच्चों में आए परिवर्तनों के कारण तथा इस परिवर्तन से उनके व्यवहार में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। यह परिवर्तन बच्चों में व्यक्तिगत होते हैं या ओके यह सार्वभौमिक इसका अध्ययन करता है। जबकि बाल मनोवैज्ञानिक क्या करता है, ये छात्र के व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करता है। और बाल मनोवैज्ञानिक में ही एक है बाल विकास आता है। ओके, ये समझते इनका क्षेत्र अलग अलग है, क्षेत्र संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी आपका आंसर दिख गया होगा, चलिए कोई बात नहीं। बाल विकास इनका अध्ययन है, किनका अध्ययन है? ए ऑप्शन है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का सही है। बालकों के व्यवहार का ये भी सही है। विकास को प्रभावित, जब दो सही हो ना तो फिर आखिरी वाला लगा ही दिया करो। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों तत्वों का या कारकों का, बिल्कुल सही है, डी आएगा। चलिए इसको हमने देख लिया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा में योगदान होता है। शिक्षा में शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसमें क्या योगदान होता है, ठीक है, क्या फायदा होता है? विद्यार्थी की समस्याओं को समझना, शिक्षण की समस्याओं को समझना। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का हम क्यों अध्ययन करते हैं, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। विद्यार्थी की समस्याओं को समझना, बी ऑप्शन है शिक्षक की समस्याओं को समझना, सी है पाठ्यक्रम को समझना, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान, तो हम शैक्षणिक मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए करते हैं शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया जाता है? चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ। जब भी मनोविश्लेषण का नाम आए, ठीक है, किसी प्रश्न में, तो मनोविश्लेषण से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है वो सिर्फ सिगमंड फ्राइड है। तो ये आप ध्यान रखिए, कौन है? सिगमंड फ्राइड है। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, गुणात्मक मतलब सॉफ्टवेयर मतलब हम जिन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो वजन, गुणात्मक परिवर्तन, वजन, ठीक है, बाल, दांत, दृष्टि, तो इसमें क्या आएगा? गुणात्मक दृष्टि आएगा। दृष्टि हमारा सॉफ्टवेयर है, ओके, इसका बी ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है, वही क्वेश्चन है। अच्छा है, शैक्षणिक मनोविज्ञान तो क्या शिक्षक को किस में सक्षम बनाता है? वो इसमें ऑप्शन है विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करे, बी विद्यार्थियों को अनुशासित करे, सी विद्यार्थियों को बेहतर समझे, डी पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाए। तो विद्यार्थियों को बेहतर समझे, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला है बाल विकास से तात्पर्य और परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 रिक्त स्थान है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पर हम फिट करके देखेंगे। पहला फिट करेंगे, बाल विकास से तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन से, बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच में होते हैं। गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक, नहीं अनुभवजन्य नहीं, मात्रात्मक गलत हो गया, ओके। बचपन भी गलत हो गया, बचपन दोनों बचपन है, ये भी गलत हो गया, ओके। बचपन वयस्कता तो आएगा ही नहीं, इसमें अनुभवजन्य नहीं आएगा। तो इसमें जो आ रहा है जैविक, मनोविज्ञान और भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विकास निम्न से संबंधित है। बाल विकास आपको बताया था मैंने, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक। केवल यहाँ पर केवल लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, केवल नहीं, ओके। यहाँ पर है ये सी आएगा। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र भी नहीं होते, अनुरूप होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? ये अनुरूप होते हैं, ओके, इसका ध्यान रखना। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ऑप्शन देख लेना, ओके। यहाँ पर केवल लिखा है, केवल तो हटा ही दो, केवल वाला तो कुछ होता ही नहीं, है ना। चलिए यहाँ पर एक है गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, 2 है, लेकिन स्वतंत्र बताएगा नहीं, दोनों स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, एक दूसरे के साथ ही उनका विकास होता है, ओके। चलिए तो इसका जो ऑप्शन सही आएगा वो सी आएगा। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 39, ये है 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा गया है। ये परिभाषा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी? ये किसने कहा? ये क्रो ने कहा। चलिए तो दोस्तों ये हो गए क्वेश्चन 39 क्वेश्चन में आपके साथ शेयर किए हैं, और देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन हम शेयर करेंगे, है ना। अब हमारा काम ही है पूरे बाल विकास को रिवीजन करना। हम एग्जाम तक करीबन 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ओके। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।